नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हमें 3 इश्यूज डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बिजनेस लाइन का आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित। दूसरे नंबर पर हम इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए कंपल्सरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से संबंधित। तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का। असम में असमीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया गया है, इसका विरोध किया जा रहा है राइटर के द्वारा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। कोविड-19 की महामारी आने के बाद विभिन्न देश ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सेल्फ रिलायंट बने, मतलब खास करके क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई के लिए वो दूसरे देशों पर डिपेंड ना करें। इसी दिशा में इंडिया ने भी प्रयास स्टार्ट किया। हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की सेल्फ रिलायंट बनने के लिए। देखो, मेक इन इंडिया कैंपेन हो या फिर आत्मनिर्भर भारत कैंपेन हो, इनका एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है टेक्नोलॉजी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड एलिमेंट है। जब हम मेक इन इंडिया या फिर आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम टेक्नोलॉजी पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन कैंपेन्स का। कुछ डेटा दिया जाता है। इसके बाद देखो, हम हमारी जीडीपी का ऑलमोस्ट 0.6 से लेके 0.7% R&D पर खर्च करते हैं ताकि टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सके। लेकिन दूसरे देशों की बात करें, यूएसए अपनी जीडीपी का 2.8% R&D पर खर्च करता है, चाइना 2.1%, इजराइल 4.3% और कोरिया 4.2%। हमारे देश में मेनली R&D पर जो खर्च होता है वो सरकार करती है। प्राइवेट कंपनीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कम खर्च करती हैं। और देखो, सरकार भी जो खर्च करती है वो कुछ ही एरियाज़ में ज़्यादा खर्च करती हैं, जैसे डिफेंस पर या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सरकार ज़्यादा खर्च करती हैं। राइटर एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल है प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के लिए। 25 साल तक हीरो और होंडा, हीरो प्लस होंडा का जॉइंट वेंचर रहा। ये जॉइंट वेंचर देखो, जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करता था वो होंडा की हाईली फ्यूल एफिशिएंट 4 स्ट्रोक इंजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते थे। बट काफ़ी साल तक इकट्ठा काम करने के बाद हीरो प्लस होंडा ये दोनों अलग हो गए। दोनों ने अपना अपना काम स्टार्ट किया। अब देखो, होंडा के पास तो अपना खुद का इंजन था जो हाईली फ्यूल एफिशिएंट था, बट हीरो के पास अपना कोई इंजन नहीं था। इनकी सेल्स एकदम से कम हो गई। लेकिन बाद में इन्होंने रिसर्च पर ज़्यादा खर्च करना स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो, 2016 में इन्होंने अपनी सेल्स का 3.5% रिसर्च पर खर्च करना स्टार्ट किया, जबकि 2013 में रिसर्च पर इनका खर्च सिर्फ 0.5% ऑफ सेल्स था। इसका रिजल्ट भी इन्हें मिलना स्टार्ट हुआ। इवन बजाज का एग्जांपल आप देख लीजिए। बजाज देखो, 2 व्हीलर की मार्केट में पकड़ बनाने के लिए काफ़ी सालों तक स्ट्रगल करता रहा, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया। पल्सर बाइक मार्केट में उतारी जो DTSI इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं। DTSI का मतलब है डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। इवन देखो, इसके बाद एक और भी एग्जांपल दिया जाता है। कुछ समय पहले तक जो इंडियन स्मार्टफोन्स कंपनीज हैं, जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स, इनकी अच्छी खासी पकड़ थी हमारी मार्केट में, स्मार्टफोन्स की मार्केट में। इनका 30% शेयर था। लेकिन उसके बाद इन्होंने R&D पर फोकस नहीं किया, या फिर आप कह सकते हो ये पिछड़ गई टेक्नोलॉजी की रेस में। चाइनीज़ जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी फ्लडिंग हो गई हमारे मार्केट में। आज चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनीज जैसे जियोमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, इनका हमारी स्मार्टफोन्स की मार्केट में शेयर है 60%। और देखो, हैरानी की बात ये है, ये सभी कंपनीज जियोमी, वीवो, ओप्पो, रियलमी, ये एक ही कंपनी की सब्सिडरीज हैं, BBK इलेक्ट्रॉनिक्स। चाइनीज़ कंपनीज को एक एडवांटेज ये भी है, अब देखो, इनकी मार्केट सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड को कैटर करती हैं ये कंपनीज।
तो इनके पास एडवांटेज है इकोनॉमी ऑफ स्केल का, मतलब आप इतने बड़े स्केल पर मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको सस्ता पड़ता है, आप रिसर्च पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। बट इंडियन कंपनीज ऐसा नहीं कर सकती। देखो ये लूप चलता रहता है। इंडियन कंपनीज ये बोलती हैं अगर हमारे प्रोडक्ट बिकें तो हम रिसर्च पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, लेकिन इस बात को आप उल्टा कीजिए, अगर आप रिसर्च करोगे तो ही तो आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे ना। तो ये लूप है। कंपनीज कहती हैं हमारे प्रोडक्ट्स फिलहाल बिकते नहीं हैं इसलिए हम रिसर्च पे फोकस कर नहीं पाते, लेकिन बात यह है रिसर्च पे आप फोकस करोगे, अपने प्रोडक्ट्स को इनोवेट करोगे, तभी आपके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। तो क्वेश्चन उठता है इस लूप को कैसे तोड़ा जाए। इसका आंसर है गवर्नमेंट। सरकार हेल्प करेगी तो हमारी प्राइवेट कंपनीज इस लूप को तोड़ सकती हैं, हमारी कंपनीज वर्ल्ड की बड़ी कंपनीज का मुकाबला कर सकती हैं। सरकार को यह समझना चाहिए कि प्राइवेट कंपनीज की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती काफ़ी बार कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस कर सकें, बट अगर सरकार उनकी हेल्प करती है तो इंडियन कंपनीज भी बेहतर प्रोडक्ट्स डिलीवर कर सकती हैं। और कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा पहले किया भी है। एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं राइटर के द्वारा। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्टिंग एंड R&D इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का, इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 300 करोड़ की ग्रांट दी 2017-18 में। ये नेट्रिप जो है ये देखो मल्टीपल ऑटोमोटिव R&D लैब्स को एक मंच पर लेके आता है, एक प्लेटफॉर्म के तले लेके आता है। ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव एफर्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, यानी ऑटोमोबाइल कंपनीज का। और देखो इस नेट्रिप प्रोजेक्ट की जो आधारशिला रही है वो है कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चला था 2003 से 2010 के बीच और इसी प्रोग्राम के ऊपर ये नेट्रिप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। इस प्रोग्राम में क्या था, सरकार इंडियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस को ग्रांट देती थी। 2003 से 10 के बीच 35 करोड़ रुपए ग्रांट दी गई और बोला गया आप इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर के 10 अप्लाइड R&D प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए। इन 10 में से एक प्रोजेक्ट देखो ये था डेवलपमेंट ऑफ ए लो कॉस्ट इंजन मैनेजमेंट सिस्टम। किसके लिए? पेट्रोल पावर्ड स्मॉल व्हीकल्स के लिए। ये किसका प्रोजेक्ट था? IIT बॉम्बे के प्रोफेसर शशिकांत सूर्यनारायण का। तो इन्होंने प्रोटोटाइप यानी नमूना दिखाया था इस प्रोजेक्ट का, लेकिन हमारे देश की कंपनीज ने इस प्रोडक्ट को कॉमर्शलाइज नहीं किया, मतलब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया उस टाइप के पेट्रोल पावर्ड स्मॉल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने के लिए। बाद में ये जो प्रोफेसर हैं जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया था, ये खुद से ही एंटरप्रेन्योर बन गए और इन्होंने एक कंपनी इस्टेब्लिश की, सेडिमैक मैकेट्रॉनिक्स। 2007 में ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी देखो काफ़ी ज़्यादा सफल रही और अभी इस कंपनी के द्वारा डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑलमोस्ट 15 मिलियन टू व्हीलर्स के द्वारा। राइटर इस पॉइंट से देखो ये समझाना चाहते हैं अगर कोई आउटसाइड से R&D करके दे भी दे हमारी इंडियन कंपनीज को, तो भी उन्हें उस R&D को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत आती है, मतलब प्रोडक्शन में उसे एसिमुलेट करने में दिक्कत आती है, उस R&D को कॉमर्शलाइज करने में दिक्कत आती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन देखो ये है आउटसाइड R&D के बजाय इंडियन कंपनीज को पैसा देना ताकि वो इंटरनली अपनी खुद की R&D कर सकें। समझ गए? मतलब बाहर से कोई R&D करके दे भी देता है इंडियन कंपनीज को तो दिक्कत आती है उसे एब्जॉर्ब करने में, उसे इंटरनाइज करने में, उसे कॉमर्शलाइज करने में। एक तो ये सॉल्यूशन हो सकता है कि इंडियन कंपनीज को ग्रांट दी जाए कि वो खुद से अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें। इसके अलावा देखो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि इंडियन कंपनीज वेरियस लैब्स को या फिर इंडियन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दें और बोलें कि आप हमें ऐसा मॉडल तैयार करके दे दीजिए जिसकी सहायता से हम डायरेक्टली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। मतलब प्रोडक्ट का आप एक ऐसा नमूना दे दीजिए, हमें सिर्फ उसके बाद प्रोडक्शन करनी है, उसके बाद और कुछ नहीं करना। यह भी मॉडल सही है। इसका एक एग्जांपल भी दिया जाता है। इंडियन बायोटेक कंपनी है भारता बायोटेक। इसने काफ़ी सारी इंडियन और फॉरेन लैब्स के साथ मिलकर काम किया और एक ड्रग डेवलप की, रोटावैक। ये डायरिया को ठीक करने के लिए काफ़ी सस्ती दवाई है। इसके बाद देखो लास्ट में R&D को प्रमोट करने के लिए कुछ और स्टेप्स भी सजेस्ट किए जाते हैं राइटर के द्वारा।
जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने रेकमेंड किया था कि हमारा अभी जो एक्सपेंडिचर है R&D पर, उसे हमें डबल करना होगा और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर से और यूनिवर्सिटीज़ से। हमें स्कूल लेवल पे बच्चों की मैथ एंड कोग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अभी देखो इंडिया में ज़्यादातर जो रिसर्च होती हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं होती, एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होती, बेसिक रिसर्च होती हैं। बेसिक रिसर्च तो ऐसी रिसर्च होती है ना जिसका लाभ तुरंत नहीं मिलेगा, आगे जाके 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद कभी ना कभी मिलेगा। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड रिसर्च ऐसी रिसर्च होती हैं जो किसी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए होती हैं जिसे मार्केट में कॉमर्शलाइज किया जा सके। हमें ऐसे रिसर्च पर फोकस करने की आवश्यकता है और हमें ऐसी रिसर्च करने की आवश्यकता है जिससे कॉमन मैन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हों। जैसे देखो लॉकडाउन की वजह से एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो अभी फ़िलहाल R&D इस पर होना चाहिए कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से प्रोडक्ट्स को चेंज किया जा सकता है ताकि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में बिल्कुल दिक्कत ना आए और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस हो बच्चों को। इस प्रकार की रिसर्च फिलहाल के समय में होनी चाहिए। ये एक सिर्फ एग्जाम्पल है। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा R&D करें और R&D के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, इंडियन डायस्पोरा, इनको भी इन्वॉल्व करने की आवश्यकता है। तो ये हमने कुछ और पॉइंट्स लास्ट में डिस्कस किए कैसे R&D को प्रमोट किया जा सकता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल, लोकल लेवल गवर्नमेंट्स में चुनाव लड़ने के लिए एक निश्चित एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में है। आप GS पेपर 2 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो वैसे तो हरियाणा में अभी पंचायत के इलेक्शंस होने थे, लेकिन कोविड-19 के कारण वो इलेक्शंस डिले हो गए हैं। बट कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा इलेक्शन से पहले मांग की गई कि पंचायत के इलेक्शंस लड़ने के लिए एक निश्चित जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, इसे ख़त्म कर दिया जाए। देखो इस प्रकार की क्वालिफिकेशन पंजाब में भी थी। राजस्थान पंचायती राज सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2015 में ये कंपलसरी कर दिया गया था कि जो लोग जिला परिषद, पंचायत समिति या फिर म्यूनसिपल इलेक्शंस लड़ना चाहते हैं उनको 10वीं पास होना जरूरी है। बट बाद में जब दूसरी पार्टी सत्ता में आई, यानी कांग्रेस सत्ता में आई, तो उन्होंने इस एक्ट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, इस प्रकार की क्वालिफिकेशन को ख़त्म कर दिया। बट हरियाणा में इस प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है इलेक्शन लड़ने के लिए। और हरियाणा के इस एक्ट को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में सुनवाई करते हुए अपना जजमेंट दिया। ये जो एक्ट है हरियाणा का कि इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, ये एक्ट सही है। हम इसे स्ट्राइक डाउन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इलेक्शन लड़ने का जो अधिकार है ये ना तो फंडामेंटल राइट है और ना ही स्टैट्यूटरी राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और इस राइट को रेगुलेट किया जा सकता है किसी और कानून की सहायता से, वही हरियाणा की सरकार ने किया है। मतलब इस प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बिल्कुल ठीक ठहराया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब देखो हम कुछ आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। इस प्रकार का एजुकेशनल क्राइटेरिया होने से नुकसान क्या है? सबसे पहले ये देखो ग्रास रूट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। जब देखो MLA और MP के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कोई जरूरी नहीं MLA 10वीं पास हो या फिर MP 10वीं पास हो, तो फिर ऐसी कंडीशन ग्रास रूट डेमोक्रेसी के लिए क्यों, Tier 3 गवर्नमेंट के लिए क्यों? दूसरा आर्गुमेंट एजुकेशनल क्राइटेरिया के अगेंस्ट, मिसप्लेस्ड फोकस। देखो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका काम होता है अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना, और ये कोई ज़रूरी नहीं सिर्फ 10th पास लोग ही ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट, आमतौर पे देखो अभी भी हमारे समाज में महिलाओं में और वीकर सेक्शंस में जो लिटरेसी रेट है कम है, तो अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा जाता है तो ये वीकर सेक्शंस के अगेंस्ट हैं जिनमें लिटरेसी कम होती है और महिलाओं के भी अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सक्लूजनरी मूव है क्योंकि 2011 के सेंसस के अनुसार 70% जो रूरल पॉपुलेशन है 20 साल से ऊपर, वो
सरपंच के इलेक्शन लड़ने से वंचित हो जाती हैं। ये पर्टिकुलर बात है राजस्थान की। हरियाणा में ये आंकड़ा कुछ अलग हो जाता है। तो मतलब इतनी बड़ी संख्या जो है ग्रामीण लोगों की, वो तो इलेक्शन लड़ ही नहीं पाएगी जब इस प्रकार का क्राइटेरिया रखा जाता है। नेक्स्ट, ये देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की मूल भावना के ही अगेंस्ट है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, यानी संविधान को अमेंड किया गया था, तो ये सोचा गया था कि इन इंस्टीट्यूशंस की सहायता से लोकल लेवल पे समाज के सभी तबकों से लीडरशिप मिलेगी। बट जैसा हमने डिस्कस किया कि कुछ पर्टिकुलर वर्ग ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है इस प्रकार के एजुकेशनल क्राइटेरिया से। नेक्स्ट, एब्डिकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो 70 साल हो गए, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी ना, सबको लिटरेट बनाना, सबको एजुकेट करना। स्टेट अपने काम में तो फेल हो गया, सबको एजुकेट करना इसका। तो अब इसका दोष जो है, इसका बर्डन जो है, वो निरक्षर लोगों पर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी थी सबको साक्षर बनाना। स्टेट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। अब देखो एजुकेशनल क्राइटेरिया के पक्ष में हम आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट एजुकेशनल क्राइटेरिया के पक्ष में ये है, ये एक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन है। देखो अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया की कंडीशन रखी जाती है तो ज़्यादा एनकरेजमेंट होगा एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। जो इलिटरेसी है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। दूसरा आर्ग्यूमेंट, ये समय की आवश्यकता है। ये कहना कि अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट एमपीज़ या फिर एमएलएज़ के लिए नहीं है, कम से कम देखो शुरुआत तो हो। पहले अगर लोकल लेवल पे शुरुआत होती है तो कल को एमपीज़ और एमएलएज़ के लिए भी इसी प्रकार की रिक्वायरमेंट रखी जा सकती है। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन सोशल इंडिकेटर्स। एक्सपर्ट्स का देखो ये भी मानना है, अगर एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा जाता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए तो इससे बाकी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनमें सुधार आएगा, जैसे भ्रूण हत्या, चाइल्ड मैरिज, इन सब एरियाज़ में इंडिया की सिचुएशन इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, रोल मॉडल इफेक्ट। एक रैशनल ये भी है एक्सपर्ट्स का कि जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रोल मॉडल के तौर पे काम करेंगे और उनको इमुलेट करने की कोशिश की जाएगी बाकी सिटीजन्स के द्वारा, इससे समाज में प्रोग्रेस आएगी। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं पक्ष में। अब लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो अंबेडकर ने एक बात कही थी आज़ादी मिलने से पहले, ये मानना कि जो इलिटरेट लोग होते हैं, मतलब निरक्षर जो लोग होते हैं, वो अनइंटेलिजेंट होते हैं, गलत है। इसके अलावा ये भी मानना कि जो लोग लिटरेट होते हैं उनमें नॉलेज का लेवल या फिर इंटेलिजेंस का लेवल ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू इलिटरेट पीपल, ये सोच भी गलत है। तो होना क्या चाहिए? देखो प्रॉपर एम्पिरिकल स्टडी कंडक्ट होनी चाहिए। शुरुआत में छोटे लेवल पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, उसके रिजल्ट देखे जाएं। उसके बाद एमएलएज और एमपीज़ के लिए भी छोटे लेवल पे एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, उसके रिजल्ट देखे जाएं और उसके आधार पर पूरे देश में बाद में ये सब लागू किया जा सकता है। लेकिन मीनवाइल सरकार ये इंश्योर करे कि हमारे देश में 100% लिटरेसी होनी चाहिए। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल असम में असामीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? असम गवर्नमेंट ने हाल ही में डिसाइड किया, वो एक ऑर्डिनेंस लेके आए कि असम के सभी स्कूल्स में पहली क्लास से 10वीं क्लास तक कोई भी स्कूल हो, पब्लिक स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, केंद्रीय विद्यालय हो, सभी स्कूल्स में असामीज़ जो लैंग्वेज है ये कंपलसरी होगी। इसको स्टेट गवर्नर की एसेंट मिल गई है, मतलब अब ये कानून बन जाएगा और पहली से लेकर 10वीं क्लास के बीच सभी स्कूल्स में असामीज़ लैंग्वेज कंपलसरी होगी। लेकिन हाँ, बराक वैली, बोडोलैंड काउंसिल या फिर दूसरे 6th शेड्यूल जो एरियाज़ हैं वहाँ पर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि इन क्षेत्रों को ऑटोनॉमी मिली हुई है। इन एरियाज़ में बंगाली, बोडो और दूसरी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को जो अभी तवज्जो दी जाती है ये जारी रहेगी। देखो काफ़ी समय से जो असामीज़ नेशनलिस्ट हैं वो इस प्रकार की डिमांड कर रहे थे, बट इससे कई सारे ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको नुकसान होगा, उनकी जो लैंग्वेज है वो पिछड़ जाएगी। जैसे मिसिंग्स, देओरीज, राबाज,
और भी काफ़ी सारी दूसरी ट्राइब्स हैं जिनकी मदर टंग लैंग्वेज को अब इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिलेगा। देखो, जो एक्सपर्ट्स इस प्रकार के रूल की मांग करते थे, एक्ट की मांग करते थे, वो डेटा का हवाला देते थे। उनके अनुसार 1971 में असामीज़ बोलने वालों की संख्या थी, असम की संख्या का 60.89%, लेकिन 2011 के सेंसस के अनुसार असम की अभी सिर्फ 48.38% पॉपुलेशन असामीज़ बोलती है। राइटर देखो ये कहते हैं, देखो डेटा का हवाला तो दिया जाता है, बट इसमें काफ़ी सारे पेंच हैं। जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भी हिंदी वर्सेस उर्दू के बीच में एक डिबेट चली थी और उस समय भी इसी प्रकार के संख्या का हवाला दिया जाता था। बट देखो, उर्दू को हमने तवज्जो नहीं दी, हिंदी को ज़्यादा तवज्जो दी। बट हिंदी को ज़्यादा तवज्जो देने के चक्कर में और छोटी छोटी बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी पिछड़ गई, जैसे मगधी, अवधी, भोजपुरी, गढ़वाली। ये अब सिर्फ हिंदी के डायलेक्ट बन के रह गई हैं, बोली बन के रह गई हैं। उसी प्रकार से असम में अब असामीज़ को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, तो ये जो छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं जैसे देवरीज, मीसिंग, राबाज कम्युनिटी के द्वारा जो बोली जाती हैं, ये पिछड़ जाएंगी। ऑलरेडी डेटा हमें ये शो करता है कि पिछले कुछ सालों में इन छोटी छोटी लैंग्वेजेस की जो ग्रोथ है वो कम हो रही है, और कुछ लैंग्वेजेस तो बल्कि ऐसी भी हैं जिनमें बोलने वालों की संख्या बल्कि कम हुई है। डेटा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बट आप इस आर्टिकल के एसेंस को समझिए कि आसामीज़ को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो लैंग्वेजेस हैं वो पिछड़ जाएंगी, वो धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर आ जाएंगी। राइटर जो हैं वो खुद मिसिंग कम्युनिटी के हैं। ये कहते हैं 30 अक्टूबर 1985 को गवर्नमेंट ऑफ असम ने मिसिंग कम्युनिटी के स्ट्रगल को एड्रेस किया था। मिसिंग कम्युनिटी लगातार स्ट्रगल कर रही थी 1985 से पहले कि हमारी लैंग्वेज को अपनाने की हमें आज़ादी दी जाए। तो गवर्नमेंट ऑफ असम ने इस मांग को मान लिया था एक गजट नोटिफिकेशन की सहायता से, और मिसिंग डोमिनेटेड एरियाज में क्लास 3 और क्लास 4 के लिए मिसिंग लैंग्वेज का एक एडिशनल सब्जेक्ट ऐड किया गया था। अब कायदे से देखो, असम की सरकार को मिसिंग लैंग्वेज के टीचर्स अपॉइंट करने थे, बुक्स को मिसिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना था और मिसिंग टेक्स्ट बुक्स को इंट्रोड्यूस करना था। बट 1994 तक सिर्फ 230 मिसिंग टीचर्स अपॉइंट किए गए। इसके अलावा मिसिंग लैंग्वेज में कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई स्टूडेंट्स को। इसके बाद राइटर ये बोलते हैं, देखो इस प्रकार से पूरे असम को लैंग्वेज के आधार पर होमोजेनाइज करने की कोशिश की जाएगी, मतलब एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाएगी, तो इससे नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होगा। ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने पहले भी इस प्रकार के होमोजेनाइजेशन का या फिर लैंग्वेज के इम्पोजिशन का विरोध किया है। एग्जाम्पल दिया जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज बिल जो उस समय आया था 1960 में, इसका विरोध किया गया था खासी और दूसरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा। बाद में इसी विरोध के बाद मेघालय अलग से राज्य बना, और इवन देखो बोडो मूवमेंट भी इसी बिल से निकल के आई थी, क्योंकि ऑफिशियल बिल का विरोध किया जा रहा था बोडोज के द्वारा। तो बाद में ऑटोनमी की मांग उठी, और बोडोलैंड की जो मांग है आज भी समय समय पर उठती रहती है। ऑटोनमस एरिया है बोडोज का अभी फिलहाल। देखो अभी जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट विरोध हुआ था, तो उस समय जो असामीज नेशनलिज्म है उसका कंसेप्ट थोड़ा ब्रोडन हुआ। इस मूवमेंट से जुड़े लोगों ने कहा कि असामीज नेशनलिज्म में सिर्फ वो लोग नहीं आते जो असामीज लैंग्वेज बोलते हैं, वो लोग आते हैं जो असम में रहते हैं, जिनके पास असम का डोमिसाइल है। तो मिसिंग, देवरीज, राबाज, इन कमेटी ने भी बाकी लोगों का समर्थन किया और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का विरोध किया। लेकिन अब इस प्रकार का कानून लेके आना कि असामीज जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी होगी सभी स्कूल्स में, इससे वही बात राइटर फिर से बोलते हैं, जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको नुकसान होगा। वो अब फिर से एक्सक्लूड हो गए असामीज नेशनलिज्म में। इससे ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज होंगी। इसके अलावा देखो असम के होम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं कि हम एक कानून लाना चाहते हैं कि असम में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 10वीं तक
जिसने असामीज सीखी हो, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लगाएंगे। इससे देखो नुकसान ही होगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लोगों का। एक बात राइटर ये भी बोलते हैं, देखो जो ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा असामीज को बोला नहीं जाता। जब वो मार्केट में जाते हैं तो असामीज लैंग्वेज यूज होती है, तो इनके द्वारा असामीज लैंग्वेज बोली जाती है। बट घर में तो ये अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे ना, अपनी मदर टंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, स्कूल में असामीज को कंपलसरी करने से कोई जरूरी नहीं कि असामीज लैंग्वेज प्रमोट होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे इन कम्युनिटीज के लोग हैं जिन्होंने स्कूल में कभी भी नहीं सीखी असामीज लैंग्वेज को, लेकिन फिर भी ये बोलते हैं जब भी ये असामीज डोमिनेटेड एरिया में जाते हैं। तो ये हमने असम में असामीज लैंग्वेज को कंपलसरी बनाने से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिस्कस किया। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस, दूसरे नंबर पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक क्राइटेरिया, और सबसे लास्ट में असम में असामीज लैंग्वेज को कंपलसरी बनाना। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।